जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को दोस्तों मेरे को 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से, जिसकी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें टॉपिक वाइज, तो एक आर्टिकल है जो हिंदू में से आया है, क्योंकि आज 31 जनवरी है। आज के दिन महात्मा गांधी जी की असैसिनेशन भी हुई थी, तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल है। फादर ऑफ द नेशन है, हिस्टोरिकल फिगर है, बहुत ही टॉल फिगर है। तो ये जो आर्टिकल है, मुझे हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज की बात करें या एथिक्स रिलेटेड अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, तो ये जो आर्टिकल है GS1 एंड GS4 दोनों ही टॉपिक्स को पर्टिनेंट है। उसके बाद एक हमारा आर्टिकल रहेगा जो कि IR या इंडियाज नेबरहुड की बात करें उसको लेकर रहेगा, और 2 आर्टिकल्स, क्योंकि अब बजट कल अनाउंस होने वाला है, कल बजट आएगा, तो अभी प्री बजट आर्टिकल्स काफी आएंगे, आज भी आएंगे और कल भी आएंगे। जो पोस्ट बजट एनालिसिस होगा ना, वो परसों से, वो 2 Feb ऑनवर्ड से होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 एडिटोरियल्स हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। हर एक एडिटोरियल में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर इजीली आप उस एडिटोरियल को पढ़ के ही आराम से उसमें आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप प्लीज कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में एडिटोरियल्स को पढ़ के, हम उनको रिव्यू करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और अगर आप इसकी अपने आपने एक अलग से अगर आपने कोई रजिस्टर बनाया हुआ है, कॉपी बनाई हुई है जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ईमानदार रहिए इस प्रैक्टिस के साथ। अब देखिए, अगर आप रोज के आप 4 या 3 एडिटोरियल्स के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो अगर आप एक भी कर पा रहे हैं, ठीक है, खास करके जो बच्चे अभी इस साल नहीं पर अगले साल अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं, 2023 में दे रहे हैं, है ना, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं प्रैक्टिस के जो हमारी तैयारी में बहुत बड़ा डिफरेंस डाल देती है। ठीक है, तो ये आप अपनी जो एफर्ट्स हैं, अपनी जो कोशिश है, उसको जारी रखिए। पहला आर्टिकल, महात्मा गांधी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। तो आज के दिन जैसे कि आप जानते हैं गांधी जी की हत्या हुई थी, असैसिनेशन करी गई थी। अब गांधी जी की हम बात करें, देखिए गांधी जी कोई सिकंदर तो नहीं थे कोई अलेक्जेंडर या अशोका तो नहीं थे जिन्होंने बहुत कोई कॉन्क्वेस्ट किए थे, जिन्होंने बहुत कोई लड़ाइयां जीती थी। लेकिन गांधी जी कहते थे मेरी सोच है कि मैं एक सोच हूं, आप मुझे अपना सकते हैं, आप मुझे ठुकरा सकते हैं। अब देखिए, कोई ना कोई तो बात गांधी जी में थी जिसके करके हम उनको फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। ठीक है, अब गांधी जी ने कितनी सारी अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करी सोसाइटी में। हम करुणा की बात करें, एम्पथी की बात करें, कंपैशन की बात करें, आत्मशक्ति की बात करें, नॉन वायलेंस की बात करें, ये सब जो वैल्यूज थी गांधी जी ने प्रोपोगेट करी। और कितनी सारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स की हम बात करें, चाहे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, चाहे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, चाहे गांधी जी की जो सत्याग्रह स्ट्रैटेजी थी जो साउथ अफ्रीका से इवॉल्व हुई थी उसकी बात करें, तो गांधी जी ने गरीबों के साथ रह के काम किया। तो गांधी जी ने ये बहुत ओपनली बोला कि आप मुझे अपना भी सकते हैं, मैं एक सोच हूं। गांधी जी ने कहा था कि मैं एक सोच हूं, मैं एक थिंकिंग हूं, आप अपनाइए या आप ठुकराइए। तो आज के टाइम पे भी गांधी जी को लेके कई लोगों के अपने विचार हैं। ठीक है, आप कोई लोग हैं जो गांधी जी के फेवर में बोलते हैं, कोई है जो गांधी जी के अगेंस्ट बोलते हैं, तो आपके अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन इस बात को देखिए एक्सेप्ट तो करना बहुत जरूरी है कि गांधी जी ने गरीबों में रह के गरीबों के अपलिफ्टमेंट की बात करें, उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, नाउ ही वॉज अ चीफ डाउटर ऑफ ऑप्रेसिव सिस्टम्स एंड ही वॉज अ रेबेल, ही वॉज अ क्रांतिकारी अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ हिडन एंड ओपन अथॉरिटी। देखिए गांधी जी को था कि मेरे को कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक पार्टी से, मेरे को कोई मतलब नहीं है इंटरनेशनल कांग्रेस से, मुझे कोई मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी हो, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। उनको मेन जो मतलब था वो लोगों के साथ था, कि कैसे वो लोगों के अंदर प्यार की भावना, कंपैशन की भावना, अपने आप में एक भाईचारा की भावना पैदा कर सके। और हालांकि अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, उन्होंने कास्ट सिस्टम को स्वीकार जरूर किया था, लेकिन जो कास्ट सिस्टम के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है ब्राह्मण्स के बीच में, क्षत्रियास, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र, हम इनकी बात करें तो जो 4-फोल्ड हमारा जो कास्ट सिस्टम है, तो गांधी जी ने इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत बड़ी आवाज उठाई थी, कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट जरूर किया था। ठीक है, तो जो भी हमारी सिविलाइजेशन में कमियां पेशी रही हो इतने सालों से अगर हम बात करें, देखिए गांधी जी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जो फंडामेंटलिस्ट, जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज अपहोल्ड करने वाले लोग थे, चाहे वो हिंदू समाज के हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है, कास्ट सिस्टम की डिस्क्रिमिनेशन की बात करें जो कि बहुत सालों चलती आई, एक बहुत सालों से चलती आ रही एक परंपरा थी, उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई थी। तो उन्होंने इन चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाई। अगर हम बात करें सिंप्लिसिटी की, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सादगी के साथ व्यतीत करी। ठीक है, ज्यादा मटेरियलिस्टिक शौक नहीं थे उनके, उनका कोई ऐसा कॉर्पोरेट माइंडसेट नहीं था, कोई ग्रीड नहीं था। ठीक है, विच आज के टाइम पे तो देखिए इस तरह का माइंडसेट सबकी ही लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो गांधी जी के हिसाब से कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था, बल्कि वो ट्रस्टीशिप वाले कंसेप्ट में बिलीव करते थे। तो उनके हिसाब से अगर आप पूंजीपति हैं, अगर आपके पास ज्यादा धन है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, तो वो आप धन दौलत गरीबों में बांटिए, कि कैसे उससे फायदा गरीबों का हो सकता है। ठीक है, नाउ गांधी जी वॉज एन एम्बिगुअस पर्सनालिटी। देखिए अब गांधी जी को लेके जैसे मैंने बोला कि कई लोग उनके फेवर में होते हैं, कई लोग उनके फेवर में नहीं होते हैं।
उनके मन में क्या चल रहा था वो गांधी जी ही जानते हैं। कई बार ऐसा हुआ, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो कई बार कोई मूवमेंट वो कॉल ऑफ कर देते थे, है ना, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट उन्होंने कॉल ऑफ कर दी। और उसकी अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी, तो उन्होंने वो भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कभी कॉल ऑफ करी, कभी फिर से रीलॉन्च करी। तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे कि गांधी जी मूवमेंट्स को, इतनी बड़ी मास मूवमेंट्स को कभी शुरू करते हैं, कभी कॉल ऑफ कर देते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि भी देखो एक कंसेप्ट है कि भाई स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, कि आपको पहले संघर्ष करना पड़ेगा, बाद में समझौता होगा, फिर बाद में फिर संघर्ष होगा। अब इस तरह की जो थिंकिंग थी गांधी जी की, लोगों को नहीं समझ आ रही थी, है ना। अब आज के टाइम पे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते तो आप रिलेट कर सकते हैं, बट आज से 100 साल पहले की बात करें, लोगों को नहीं समझ आ रही थी। लेकिन उन्होंने कोई अपने फेस पे नकाब नहीं पहना, ठीक है, वो दोगले नहीं थे, ही वाज नॉट डबल, वो जिसको कहते हैं ना कि वो डबल स्पीक हम बात कहते हैं कि भी उनके मन में कुछ और मुंह पे कुछ और, है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ही नीदर मास्क्ड हिमसेल्फ, ना ही कोई नकाब वो अपने मुंह पे पहनते थे, ठीक है, ना ही उन्होंने भारत के इतिहास के ऊपर कोई मास्क रखा, ना ही भारत के इतिहास के ऊपर कोई निकाब डाला। तो जो भी हमारे इतिहास में, हमारी सिविलाइजेशन में, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, जो भी कोई कमी पेशी थी, उन्होंने इस बात का सामने रखा, अपने विचार सामने रखे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को चैलेंज किया, ठीक है। देखिए वो रिफॉर्मर भी थे, ही वाज अ ह्यूमैनिस्ट एंड ही वाज आल्सो अ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर। तो जो भी इस तरह की प्रथाएं हैं, अगर हम सती प्रथा की बात करें, या छोटी लड़कियों की जल्दी उम्र में शादी करने की बात करें, राइट, या रिलीजियस, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने हिसाब से धर्म को इंटरप्रेट करते हैं, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की बात करें, तो उन्होंने इस सब बातों के लिए आवाज उठाई ताकि वो अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा कर सके। गांधी की जो फिलॉसफी की बात करें ना, गांधीज फिलॉसफी वाज अकंपनीड बाय एक्टिव रिफ्लेक्शन ऑन ट्रूथ एंड अवेयरनेस ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो गांधी जी का यह कहना था कि जो ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ है, जो ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ है, वो दो चीजों पे निर्भर करता है। एक है आपका अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, और एक है आपका सेल्फ रिस्ट्रेंट। तो जैसे मैंने अभी बोला कि जो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, कंपैशन की, नॉन वायलेंस की, करुणा की, जो हम बातें करते हैं, तो ये सब वैल्यूज गांधी जी ने प्रोपोगेट करी। उनका यह मानना था कि एक सेल्फ कॉन्शियस कम्युनिटी, देखिए उनका यह मानना था कि चलो हम आजादी मिल जाएगी, अंग्रेजों से हमको आजादी मिल गई, लेकिन उनका यह मानना था कि कैसे अंग्रेजों के जाने के बाद भी हम कैसे पीसफुली एक भाईचारा की भावना में, ब्रदरहुड की भावना में, फ्रेटर्निटी की भावना में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, कि जहां पे इंडिविजुअल्स के राइट है, इंडिविजुअल्स की जो लिबर्टी है वो भी अपहोल्ड हो, और इंडिविजुअल्स इस बात का भी ख्याल रखें कि कैसे कम्युनिटी के राइट्स को भी अपहोल्ड किया जा सकता है। जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया, जब अगर हम 15 अगस्त की बात करें, तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आप ये भी जानते होंगे कि कम्युनल राइट्स चल रहे थे, खास करके अगर हम पंजाब की बात करें या हम बंगाल की बात करें। तो गांधी जी इस बात से खुश नहीं थे, तो गांधी जी ने कहा कि इस तरह की आजादी का फायदा ही क्या। अब उनको डेमोक्रेसी में, अब जैसे मैंने बोला कि भाई उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रेसिडेंशियल हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो। उनका यह मानना था कि जो सिटीजन्स हैं वो कैसे अपने आप में सॉवरेन फील कर सकते हैं, वो अपने आप में कितना आत्मनिर्भरता के साथ बिलीव कर सकते हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी को, कैसे वो अपनी सोच को और ब्रॉडन करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जहां पे सारे लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सके। नीड फॉर लीडरशिप, देखिए आज के टाइम पे पैंडेमिक ने ये दिखाया भी है, एक्सपोज भी करा है कि देखिए अब काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करें, डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें, अब ये पैंडेमिक के चलते हर किसी को ये पड़ी थी कि भी कैसे मैं अपने देश की आबादी को पहले वैक्सीनेट करूं, है ना, तो अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को बाद में वैक्सीनेट कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत खास करके बहुत सारे लीडर्स ने ये वैक्सीन नेशनलिज्म का कंसेप्ट प्रमोट किया था। तो ये पैंडेमिक एक ऐसा अनफॉर्चुनेट मोमेंट था जिससे ये सामने आया कि जो लीडरशिप है, ग्लोबल लीडरशिप की बात करें, उसमें मोरालिटी की कमी है, ठीक है। नाउ अब अगर हम गांधी जी की लाइफ की बात करें, गांधी जी की टीचिंग्स की बात करें, तो गांधी जी की टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट करके जो आज के लीडर्स हैं, जो यंग लीडर्स हैं, या जो आने वाले समय में जो लीडर्स आएंगे, वो कितना कुछ सीख सकते हैं गांधी जी के अनुभव से, गांधी जी की जिंदगी से। कैसे गांधी जी ने सेल्फलेस, देखिए गांधी जी ने कितने बलिदान दिए, कितने सैक्रिफाइस दिए, ठीक है, लेकिन गांधी जी को कोई इस बात का बुरा नहीं था, गांधी जी मटेरियलिस्टिक नहीं थे, कोई वो वोट बैंक की राजनीति में तो नहीं थे, ठीक है, कोई बहुत बड़े बड़े महलों में तो नहीं वो रहते थे। तो वो बहुत एक सिंपल, एक बहुत ट्रांसपेरेंट और सिंप्लिसिटी की लाइफ व्यतीत कर रहे थे। तो इस तरह की स्पिरिट की अगर हम बात करें, गांधी जी की इस तरह की जो स्पिरिट की बात करें, तो काफी ऐसे लीडर्स पिछले 20वीं सेंचुरी में ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने गांधी जी के आइडियल्स पे, गांधी जी की वैल्यूज पे चलना सीखा। फॉर एग्जांपल हम बात करें फ्रंटियर गांधी की, खान अब्दुल गफार खान, मार्टिन लूथर किंग की बात करें, या हम बात करें नेल्सन मंडेला की। तो आज के टाइम पे भी जो लीडर्स हैं काफी कुछ सीख सकते हैं गांधी जी के अनुभव से, गांधी जी की जिंदगी से। क्वेश्चन क्या बनता है, What learnings can present day learners incorporate from Mahatma Gandhi's life? How can his teachings help the world at a time when we are dealing with the twin problems of climate change and the pandemic? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप एडिटोरियल पढ़ के आसानी से कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। अ ईयर ऑन फ्रॉम म्यांमार्स एनस हॉरिबिलिस। तो एक साल का मिसफॉर्चून, एनस हॉरिबिलिस मींस समथिंग विच इज वेरी इंफॉर्चुनेट, समथिंग विच इज वेरी बैड, समथिंग विच इज वेरी मिसफॉर्चून। अब देखिए, आपको पता होगा, देखिए अब ये म्यांमार को लेके हमने एक और आर्टिकल 25 जनवरी को भी शेयर किया था। अब इसी स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि उस एडिटोरियल का नाम क्या था, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। सो अब हम बात करें 1 ईयर ऑफ मिसफॉर्चून की। देखिए, अब एक साल होने को आ गया म्यांमार में मिलिट्री कू हुए को, ठीक है। देखिए म्यांमार में, देखिए म्यांमार की बात करें, अगर हम इंडिया की नेबरहुड की बात करें, मैं बार बार कहता रहता हूं कि इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यहां पे 75 सालों से यहां पे डेमोक्रेसी स्टेबलाइज रह चुकी है। लेकिन अगर इंडिया की नेबरहुड की बात करें तो हम यहां पे बहुत मुश्किल है देखना कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टेबलाइज्ड हो। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में बहुत कोशिशें करी गई, खास करके 1988 के बाद कि कैसे डेमोक्रेसी लेके आई जा सके म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में काफी समय से मिलिट्री रूल था। लेकिन म्यांमार की जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने में बिलीव नहीं करती है, वो डेमोक्रेटिक राइट्स में बिलीव नहीं करती है। तो म्यांमार की जो मिलिट्री है वो बिलीव करती है कि जी कैसे सारा का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो, है ना। तो काफी ऐसी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, हम बात करें पाकिस्तान की, हम बात करें बांग्लादेश की, हम बात करें मालदीव्स की, हम बात करें म्यांमार की, जिसमें इस तरह की टेंडेंसीज काफी ज्यादा देखने को मिली है, खास करके उनकी मिलिट्रीज को। तो इस तरह की डिक्टेटरशिप जो टेंडेंसीज है वो बहुत कॉमन है इन कंट्रीज में। तो अब एक साल होने को आ गया है, ठीक है। अब देखिए, पिछले 10 सालों से एक कोशिश करी जा रही थी, वैसे कोशिश तो 1988 से करी जा रही है डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की, लेकिन पिछले 10 सालों से ज्यादातर एक ऐसी कोशिश जारी थी कि जहां पे डेमोक्रेसी एक एफिशिएंटली वहां पे प्रोपोगेट हो सके, ठीक है। लेकिन कोशिशें नाकामयाब रहीं। द रोड अहेड फॉर म्यांमार लुक्स वेरी डार्क। लेकिन बहुत सारे जो कंट्रीज की बात करें, हम यूएस की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, रशिया की बात करें, एशियान की बात करें, इंडिया की बात करें, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे म्यांमार की स्थिति को बेटर किया जा सकता है। म्यांमार देखिए, तो वहां पे कितनी गरीबी है, पैंडेमिक के बाद तो वहां पे और क्राइसिस बढ़ा है, ठीक है। तो वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी भी नहीं है, मिलिट्री रूल है, और उसके अलावा वहां पे काफी सिविल अनरेस्ट भी चल रहा है। तो सिचुएशंस आर नॉट वेरी गुड इन म्यांमार। जो मिलिट्री लीडरशिप है, तो मिलिट्री लीडरशिप हैज बीन वेरी रेजिस्टेंट इन टर्म्स of any kind of effort by the National League of Democracy to establish democracy in the country, ठीक है। तो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, एनएलडी, वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जो रूलिंग पार्टी थी बिफोर दिस कू हैपेंड। तो नवंबर 2020 के इलेक्शंस में जो ऑंग सान सू की पार्टी है, ऑंग सान सू की पार्टी कौन सी है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, एनएलडी। तो बहुत एक ऐतिहासिक उन्होंने विक्ट्री हासिल करी। अब मिलिट्री को ये बात पसंद नहीं आई, तो मिलिट्री ने फरवरी में ये कहा कि ये जो नतीजा था, ये जो नवंबर 2020 में जो इलेक्शंस हुए थे, ये सही नहीं थे, फेयर नहीं थे, यहां पे बहुत चीटिंग करी गई है, यहां पे अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करी गई हैं, और मिलिट्री ने जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थी बाय द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसको हटा दिया, तख्ता पलट कर दिया। तो थोड़ी सी बात करें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की, तो ये पार्टी कब फाउंड करी गई थी? 27 सितंबर 1988 को, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के चलते, ठीक है। नाउ इट बिकेम द कंट्रीज रूलिंग पार्टी आफ्टर अ वेरी ऐतिहासिक विक्ट्री इन 2015, ठीक है। अब इसी पार्टी को ओवरथ्रो किया गया फरवरी 2021 में, जो कू हुआ था जो मिलिट्री ने कू किया था, और यह कहा गया कि जो नवंबर 2020 में जो इलेक्शंस हुए थे वो अनफेयर थे, वो उसमें काफी चीटिंग करी गई थी, ये मिलिट्री का कहना था। ये तो एक बहाना था, है ना, पावर में आने का, पावर छीनने का, ठीक है। नाउ द पार्टी वॉन अ सब्सटैंशियल पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इन द 1990 म्यांमार जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने बात करी कि 1988 से 1990 से कोशिश करी जा रही है डेमोक्रेसी को वहां पे स्टैब्लिश करने की, लेकिन जो रूलिंग मिलिट्री हंता थी, दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द रिजल्ट एट दैट टाइम एज वेल। तो 2015 के जनरल इलेक्शन में जो एनएलडी है, जो कि ऑंग सान सू की पार्टी है, दिस वॉन अ सुपर मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ असेंबली, और ये 54 इयर्स के बाद पहली बार हुआ था कि एक नॉन मिलिट्री प्रेसिडेंट म्यांमार का प्रेसिडेंट बना हो। अब प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात करें तो अब कू के बाद जो ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन यानी कि हम बात करें सिविल सोसाइटी की, बात करें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की, तो ऑपोजिशन सारी यूनाइट होगी। तो अब पैरेलल गवर्नमेंट वाज फॉर्म। अब पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म तो करी गई थी बाय द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, लेजिटिमेट नहीं थी, बिकॉज लेजिटिमेसी तो मिलिट्री के हाथ में है अभी आज के टाइम पे, ठीक है। तो लेकिन मिलिट्री ने फिर इस मूवमेंट को भी सप्रेस कर दिया। हमने ये बात भी डिस्कस करी है, जो 25 जनवरी को हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था, हमने ये बात भी डिस्कस करी कि म्यांमार की जो मिलिट्री है वो काफी खुली फंडिंग दे रही है, खास करके जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए हैं, कि कैसे वो ये सिविल अनरेस्ट को रोक सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की माने तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना है दैट इंस्टेबिलिटी जो है म्यांमार में, कि डेमोक्रेसी वहां पे स्टैब्लिश नहीं करी जा रही है, उससे जो उसकी इकोनॉमी है वो भी क्रिटिकली वीक बन चुकी है। एशियान के रोल की बात करें, एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
ठीक है, अभी प्रेजेंटली जो एशियान की जो प्रेसिडेंसी है वो कंबोडिया के पास है। अब कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन एसोसिएशन विद थाईलैंड एंड लाओस, वो अभी बहुत सॉफ्ट है टुवर्ड्स द म्यांमार्स मिलिट्री। अब ये सॉफ्टनेस जो है इंडोनेशिया और बाकी जो स्टेट्स हैं एशियान की वो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब कंबोडिया ऑब्वियसली क्योंकि प्रेसिडेंट है एशियान की, आज अभी कंबोडिया के पास चेयर है एशियान का, तो लेकिन अब उनका ये कहना है कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर का कि अभी हम मिलिट्री के साथ नेगोशिएट करें, लेकिन मिलिट्री के साथ जो मिलिट्री रूल है वहां पे, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसके साथ नेगोशिएशन करने के लिए हमको उनके टुवर्ड्स सॉफ्ट रहना पड़ेगा। बेशक अगर हम उनके सामने एंटी ऑंग सान सू की भी रिफ्लेक्ट हो, लेकिन इंडोनेशिया का ये कहना है, इंडोनेशिया का ये मानना है कि जो कंबोडिया की जो अप्रोच है, जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है, ये सही नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। अब बहुत एक की रोल प्ले करने वाली एक औरत है जिनका नाम है नोलीन हेजर। ये एक सिंगापुर बेस्ड इकोनॉमिस्ट हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके स्पेशल एनवॉय हैं टुवर्ड्स म्यांमार। अब ऐसा माना जाता है कि शी कैन प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द टाइम्स टू कम, कि कैसे यूएन और एशियान दोनों कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जहां पे एक पीसफुल सेटलमेंट और ट्रांजिशन आ सके म्यांमार में, जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की बात चल रही है। बाकी प्लेयर्स की बात करें, अब देखिए वेस्ट की बात करें तो वेस्ट का तो एक ही स्टैंड रहा है कि कैसे हम डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इराक हो, लिबिया हो, कुवैत हो, है ना, सीरिया हो, इस तरह की कंट्रीज में जहां पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है, तो वेस्ट का जो तौर तरीका रहा है वो बहुत धक्के से रहा है कि कैसे धक्के से, जोर जबरदस्ती से डेमोक्रेसी यहां पे प्रमोट करी जाए। अब लेकिन वेस्टर्न पॉलिसी टू प्रमोट डेमोक्रेसी या सैंक्शंस लगा देना, जैसे ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, तो ये स्ट्रैटेजी अब ज्यादा काम नहीं आने वाली। ये स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब पीछे कुछ हाल ही में मीडिया ने बहुत ज्यादा अटेंशन दी कि भाई रशिया और म्यांमार के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन देखिए द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो की प्लेयर यहां पे है वो ना ही रशिया रहेगा, ना ही यूएसए रहेगा, ना ही कोई और कंट्री रहेगी। जो की प्लेयर रहेगा म्यांमार के इंटरनल फेस में वो रहेगा चाइना। जी हां, देखिए चाइना की तो वैसे भी आदत है इंडिया के नेबरहुड में अपनी टांग अड़ाने की। ठीक है, अब चाइना के पास पैसा बहुत है ना, चाइना $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बहुत लाखों करोड़ों में फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, और जैसे सीपेक है तो वैसे एक और प्रोजेक्ट है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके चलते थोड़ा ये अब चिंता का विषय भी है, बिकॉज चाइना म्यांमार की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है। चाइना नहीं चाहेगा कि वहां पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, और ये बात भी देखिए जग जाहिर है कि चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है जो इंडियन बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको भी अच्छी खासी फंडिंग चाइना दे रहा है। तो जो भी पावर में होगा म्यांमार में ना, चाहे वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो डेमोक्रेटिकली या एक मिलिट्री गवर्नमेंट हो, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर रहेगा कि उसके रिलेशंस चाइना के साथ कैसे रहेंगे। इंडिया की पॉलिसी की बात करें तो देखिए, अब अगर इसके बारे में आपने और जानकारी भी लेनी तो मैंने एक एडिटोरियल ऑलरेडी 25 जनवरी को डिस्कस किया था। उसका आर्टिकल का नाम है एंगेज विद म्यांमार, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो उसके बारे में आप और अगर आप जानकारी चाहते हैं इस एडिटोरियल को भी पढ़ सकते हैं। इंडिया की पॉलिसी को बहुत डिटेल में इस एडिटोरियल में डिस्कस किया था। अब इस आर्टिकल में इंडिया की पॉलिसी की बात करें तो क्या कहा जाता है, देखिए अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, इंडिया को कोई इतना कभी शौक नहीं रहा कि ऐसे धक्के से डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट की जाए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेरी गुड, हम 75 ईयर्स एक स्टेबल डेमोक्रेसी रहे हैं, बेशक हम में अपनी कोई कमियां रही हो, लेकिन हम चाहेंगे कि म्यांमार में डेमोक्रेसी आए, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान हो या म्यांमार हो स्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन हम धक्के से हम डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करेंगे। India has been actively supporting Myanmar's transition to democracy in association with UN and ASEAN। और वैक्सीन मैत्री की पॉलिसी के चलते तो इंडिया ने 1 मिलियन डोजेस भी पहुंचाई हैं, खास करके पैंडेमिक के चलते ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाया है टू द पीपल ऑफ म्यांमार। इंडिया अभी एक 2 ट्रैक पॉलिसी फॉलो कर रहा है। पहला तो सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, तो इंडिया इस बात पे क्लियर है कि हम इंगेज करेंगे म्यांमार में, चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। हम ये नहीं चाहेंगे कि उस बात, अगर हम एंगेज ना करें मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ भी तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो ऑलरेडी चाइना तो फायदा उठा ही रहा है, तो ये वैक्यूम क्रिएट होने का और फायदा भी चाइना उठाएगा। तो हम चाहेंगे कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम हम जो भी अभी सत्ता में है म्यांमार में, चाहे मिलिट्री है चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके साथ बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है, द अप्रोच ऑफ एक्सपोर्टिंग डेमोक्रेसी हैज नॉट ऑलवेज सर्व्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेस्ट इन कंट्रीज हैविंग अनस्टेबल डेमोक्रेसीज। इलैबोरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ म्यांमार। चलिए अगला एडिटोरियल, व्हाई द फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट नॉट कट
टैक्सेस, यानी कि इस एडिटोरियल में यह बात करी जा रही है कि इनकम टैक्स को क्यों कम नहीं करना चाहिए। अब कल बजट आने वाला है, देखते हैं बजट कैसा रहेगा। देखिए मिडिल क्लास पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी बहुत ज्यादा एस्पिरेशन रहती है बजट से कि इनकम टैक्स, देखिए हम अब आमतौर पे एक साधारण व्यक्ति, आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब किसी साधारण व्यक्ति को जो सड़क पे चल रहा है उसको क्या लेना देना कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब थोड़ी बातें हम पढ़ लेते हैं यूपीएससी की तैयारी करते को, लेकिन एक साधारण व्यक्ति तो यही चाहेगा ना कि भाई इनकम टैक्स कितना होगा, महंगाई बढ़ रही है तो मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब इस बात की एस्पिरेशन हर किसी को रहती है, तो मिडिल क्लास एस्पिरेशन तो रहती है कि भी इनकम टैक्स कम हो। लेकिन यहां पे बात करेगी इस आर्टिकल में कि टैक्स कम क्यों ना हो, तो इसमें यह कहा गया कि एक प्रूडेंट कॉल नहीं होगा, एक प्रैक्टिकल कॉल नहीं होगा। अब बात यहां पे करें इसको, इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने की, तो यह कहा जा रहा है, देखिए हम रेवेन्यूज की बात करें तो चलो हम अब देखिए हम काफी एजेंसीज भी कह रही हैं कि भी आने इस 2021-22 में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी वो 9% होगी, 9.5% होगी, पर हमको यह भी पता है कि हमारा जो बेस लेवल था वो बहुत नीचे चले गया था। ठीक है, तो नेगेटिव टेरिटरी में से -24% कॉन्ट्रैक्शन से अगर हम 9% पे भी आ रहे हैं तभी भी हम प्री पैंडेमिक लेवल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बल्कि हमने ये डिस्कस भी किया था अभी परसों कि हमको कम से कम और 4-5 साल कम से कम 9.5% ग्रोथ जीडीपी की करनी पड़ेगी ताकि हम प्री पैंडेमिक लेवल्स तक पहुंच सके। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू परफॉर्मेंस की बात करें तो वो जो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज आ रहे हैं, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस के थ्रू आ रहे हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि हर महीने लाखों करोड़ आ रहे हैं जीएसटी कलेक्शन से, या वो जो रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब देखिए सारी कंपनीज तो बड़ी बड़ी नहीं है ना, सारी कंपनीज तो लिस्टेड नहीं है निफ्टी पे या सेंसेक्स पे, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एमएसएमईज हैं, बहुत सारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आती हैं। अब उनका क्या, वो तो बहुत लॉसेज उन्होंने फेस करे हैं। तो ये अभी मानना सही नहीं रहेगा कि आने वाले समय में और रेवेन्यूज और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आते रहेंगे। अभी ये हम नहीं कह सकते कि कितनी जल्दी रिकवरी होगी। और अगर हम जीएसटी कलेक्शंस की बढ़ोतरी की बात करें भी तो ये जो सर्ज कलेक्शंस में आया है ये काफी हद तक इस करके भी आया बिकॉज हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम टैरिफ भी बढ़ा रहे हैं, तो वो इंपोर्ट टैक्स के कारण भी हमको जीएसटी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इस करके अभी ये अज्यूम करना कि इस तरह का जो जीएसटी कलेक्शन में जो बूम है वो आने वाले सालों में भी रहेगा, तो ये अभी ठीक नहीं रहेगा। देखिए स्टेट्स तो ऑलरेडी रो रही हैं कि भी जीएसटी तो लाखों करोड़ों में हो रहा है लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जी हम क्या करें, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है जो पैंडेमिक हुआ है, तो भाई हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। तो अभी इट विल बी टू मतलब इट वोंट बी अ वाइज कॉल कि हम इनकम टैक्स को भी रिड्यूस करें, ये बात यहां पे करी गई है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें, ठीक है, देखिए अब आपको अब सरकार के पास 100 रुपए आ रहे हैं तो सरकार को 107 रुपए या 108 रुपए खर्च करने जरूरी है। क्यों? क्योंकि डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड बूस्ट होगा तो डेफिनेटली जीडीपी में भी ग्रोथ आएगा। अब डिमांड क्रिएट करने के लिए सरकार को पैसे तो इकोनॉमी में इन्फ्यूज करने पड़ेंगे ना, इंजेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। पब्लिक पार्टिसिपेशन भी यानी कि सरकारी इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। तो अब देखिए अब ज्यादा समय के लिए हम फिस्कल डेफिसिट को भी बढ़ाएं तो वो भी सही बात नहीं है। फिस्कल डेफिसिट जरूरी क्यों है? देखिए हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, अगर हमको खर्चा बढ़ाना है, हमको मनरेगा जैसी स्कीम्स को सपोर्ट करना है, हमको गरीबों को खाना देना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चलते, इसके लिए पैसे लगेंगे। लेकिन क्या हम ये चाहेंगे कि हम 7% का फिस्कल डेफिसिट आने वाले 10 सालों के लिए चलाते रहें? डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो नहीं चाहेंगे, है ना। तो अब 30 साल पहले भी हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना ज्यादा था तो आईएमएफ ने हमको डंडा मारा, हमको अपने पॉलिसीज में चेंज लेके आना पड़ा। अब हम ये नहीं चाहेंगे एट द सेम टाइम कि हमको भी स्पेंडिंग करनी है, सरकार को स्पेंडिंग करनी है, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए हम हाई फिस्कल डेफिसिट्स ना रन करें। ठीक है, तो अब सरकार स्पेंडिंग कहां से करेगा? टैक्स पेयर मनी से, जीएसटी कलेक्शन से। तो अगर हम टैक्स को कट कर देंगे तो सरकार के पास रेवेन्यूज कहां से मोबिलाइज होंगे? तो ये बात यहां पे करी गई है। सप्लाई साइड चैलेंजेस की बात करें, ठीक है, तो पैंडेमिक के चलते बहुत सारे सप्लाई साइड चैलेंजेस रहे हैं। ठीक है, अब अगर सरकार कोशिश करे, बात को समझिए, अगर सरकार कोशिश करे कि भी जो व्यक्ति अगर इनकम टैक्स कम देगा उसकी जेब में ज्यादा पैसे होंगे, तो जेब में ज्यादा पैसे होने के कारण डिमांड और बढ़ेगी, तो ये अभी गलती सरकार ना करे तो बेहतर है। बिकॉज वाई? बिकॉज डिमांड और बढ़ने से, अगर देखिए अगर आप कम पैसे दे रहे हैं एज इनकम टैक्स तो आपके जेब में ज्यादा पैसे बच रहे हैं, तो आप और चीजें खरीद सकते हैं अपनी सेविंग्स करके। लेकिन महंगाई तो ऑलरेडी बहुत बढ़ रही है ना, तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब महंगाई की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें, तो वो आरबीआई का जो टारगेट रेंज है 5 से 6% का, वो ऑलमोस्ट उतना पहुंच चुका है। ठीक है, दैट इज क्लोज टू द अपर लिमिट। अब तो बल्कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि आरबीआई कब रेपो रेट बढ़ाएगा, कि आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाने की बहुत जल्दी से जरूरत है। तो टैक्स कट्स एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन स्पेंडिंग, ये जो है इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकता है, तो अभी ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा इनकम टैक्स को बढ़ाना। क्वेश्चन क्या बनता है? द गवर्नमेंट सीम्स टू बी वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप व्हेन इट कम्स टू पुशिंग फॉर फिस्कल स्टिमुलस एंड मोबिलाइजिंग रेवेन्यूज। डू यू अग्री? तो ये क्वेश्चन है।
लास्ट एडिटोरियल आज का बजटिंग फॉर फार्मर्स, ये अशोक गुलाटी ने लिखा है। बहुत ही अच्छे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं ये। इनका बाई वीकली इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल जरूर आता है। तो अब ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं बजट फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। देखिए, अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर रिलेटेड बजट की या हम बात करें फूड सब्सिडी बिल की, तो अशोक गुलाटी का यह मानना है कि हो सकता है कि इस साल सब्सिडीज को मिला के, एग्रीकल्चर रिलेटेड बजट को मिला के, हो सकता है कि सरकार 5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करे। अब देखिए, ये बात तो हमको पता है कि हमारे इंडिया की हम बात करें तो 85 to 86% जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, तो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है, तो सरकार की सहायता बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो पैसा है 5 लाख करोड़ का, इसमें से लगभग 30 से 35% जो है वो यूनियन गवर्नमेंट देगा, बाकी जो 65 to 70% है, ये जो बाकी जो बजट रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स देंगे। ठीक है, अब बात यहां पे ये करी जा रही है कि देखिए, अब इतना सारा जो बजट है अगर हम सब्सिडी में दे रहे हैं या एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम उतना बजट आर&डी में क्यों नहीं दे रहे हैं? एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ 8,000 करोड़, तो यहां पे 8,000 करोड़ और सब्सिडीज में, एग्रीकल्चर सब्सिडीज में, फूड सब्सिडीज में 5 लाख करोड़, तो ये तो बहुत अन्याय है। और ऐसा माना जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट हम आर&डी में ज्यादा करेंगे, देखिए जो डेवलप्ड इकोनॉमीज भी हैं तो उन्होंने देखिए ट्रांजिशन करा एग्रीकल्चर एग्रेरियन इकोनॉमी से। पहले तो सारी एग्रेरियन इकोनॉमीज थी, है ना, आज से 500-600 साल पहले, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मैन्युफैक्चरिंग में आई, फिर सर्विसेज में आए, वो ट्रांजिशन होता है। लेकिन कोई भी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो अपने एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट करती है। अब अगर हम आर&डी में 5 से 10 टाइम ज्यादा अगर इन्वेस्ट करेंगे, अगर डबल ट्रिपल इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका जो रिटर्न है हमको 5 से 10 टाइम ज्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा पीएम किसान निधि स्कीम के बारे में यहां पे थोड़ा मेंशन है, बिकॉज इस एडिटोरियल में इसका जिक्र किया गया था। तो जस्ट वेरी ब्रीफली, जो पीएम किसान निधि स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें से 100% जो फंडिंग है सरकार की तरफ से होगा। ठीक है, ये ऑपरेशन हुआ था 1 दिसंबर 2018 से। इस स्कीम के चलते 6,000 रुपए की इनकम सपोर्ट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में साल में 3 बारी। और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी या यूटी गवर्नमेंट होगी या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो आइडेंटिफाई करेंगी उन फार्मर फैमिलीज को जो एलिजिबल हैं फॉर दिस स्कीम। चलिए, अब हम फूड सब्सिडी की बात करें तो फूड सब्सिडी क्या प्रोडक्टिव है या काउंटर प्रोडक्टिव है? अब देखिए, लाखों करोड़ अगर फूड सब्सिडी में अगर हम बात करें, देखिए फूड सब्सिडी का जो बिल है, देखिए वो आपके और मेरे पैसे से ही जा रहा है, टैक्स पेयर मनी से ही जा रहा है। अब वो बढ़ जा अब वो बहुत अब वो फूड सब्सिडी जो बिल है वो बढ़ ही जा रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जा रहा है। नाउ दिस विल रिजल्ट ऑफ द हाई इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस एंड व्हीट टू द एफसीआई। इतना सारा चावल, इतना सारा हम अगर बात करें राइस की और व्हीट की, वो सड़ रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में। ठीक है, अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो एमएसपी पे चीजें प्रोक्योर करी जाती हैं, अब वो आगे जाके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते, अब देखिए हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो 67% ऑफ द पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो एफसीआई को वो सारा का सारा अनाज कम दाम में आगे बांटना होता है अंडर पीडीएस। पर सवाल ये आता है कि क्या इंडिया में वाकई में 67% लोग बहुत गरीब हैं? अब यहां पे बात आती है कि इतना सारा पैसा, अब फॉर एग्जांपल अगर इतना सारा पैसा हम डाइवर्ट कर रहे हैं, अगर हम चावल की ही बात करें तो राइस का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो 40 रुपए प्रति किलो है और पीडीएस के चलते वो 3 रुपए प्रति किलो में दिया जा रहा है। तो क्या वाकई में 67% ऑफ द पॉपुलेशन गरीब है इंडिया में? राइट, तो ये बात करी जा रही है, क्या वाकई में हम इतने सारे लोगों को अगर 3 रुपए प्रति किलो चावल दे रहे हैं, तो क्या हम बेटर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से वो लोग हैं जिनको वाकई में सब्सिडी की जरूरत है? ठीक है, अब ये भी जग जाहिर है कि बहुत सारी लीकेजेस होती हैं पीडीएस में से। अब बहुत सारा जो राशन जो प्रोवाइड किया जाता है गरीबों को, ये डाइवर्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो कि पीडीएस का राशन लेते हैं और कम दाम में लेके फिर आगे वो इतना महंगे अपने वो फूड मेन्यूज बनाते हैं और आगे लोगों को बेचते हैं। तो ये जो डाइवर्ट किया जा रहा है, ये वीक गवर्नेंस के चलते हैं। जो वीक गवर्नेंस है, जो लीकेजेस है अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब कितना सारा अनाज गरीबों को अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चलते दिया जा रहा है, लेकिन ये कितने लोग हैं जो वाकई में बहुत गरीब हैं? अब इस बात का अंदाजा लगाना क्या इतना मुश्किल है कि क्या आसान है? तो यहां पे चैलेंज सरकार के लिए टारगेट करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन से वो लोग हैं जिनको वाकई में सब्सिडी की जरूरत है। अगर हम चावल की ही बात करें, देखिए चावल को प्रोड्यूस करने में या एक्सपोर्ट करने में बहुत सारा खर्चा लगता है सरकार का। ठीक है, सब्सिडीज की बात करें, चाहे सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सब्सिडीज ऑन इरिगेशन की बात करें, आप जानते हैं कि राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ठीक है, चाहे हम
यूरिया की बात करें उसमें भी सब्सिडीज लगती हैं। तो इतनी सब्सिडीज देके हम राइस को अगर हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या उतना हम अर्न कर रहे हैं राइस को एक्सपोर्ट करने से? और ये बात पे क्वेश्चन रेज किया गया कि जो चावल अगर उसकी कीमत एक्चुअल में 40 रुपए प्रति किलो है, तो एनएफएसए के अंडर उसको हम 3 रुपए प्रति किलो में क्यों दे रहे हैं? और क्या चावल में वाकई वो पौष्टिकता है, वो न्यूट्रिशन है? ठीक है, हमको ये भी पता है कि देखिए हमारा जो रैंक है, अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो 101 है। तो क्या इस चीज का इतना रेलेवेंस मिल रहा है? क्या लोगों को, बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है? बेशक हम व्हीट और राइस फ्री में बांट रहे हैं। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये सजेशन दिया था पहले कि ये जो 67% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, ये 30% होनी चाहिए। कि इतना नहीं लगता कि इतने सारे लोग गरीब होंगे कि जिनको एक्चुअल में राशन की 1 रुपए 2 रुपए या 3 रुपए प्रति किलो में जरूरत होगी। तो यहां पे ये टारगेटिंग द पुअर, इसके लिए देखिए अब गवर्नेंस की जरूरत है। गवर्नेंस इन पीडीएस की बात करें, आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म्स की बात करेंगे, कौन ऐसे लोग हैं जिनको जो एक्चुअल में जिनको सपोर्ट की जरूरत है, तो बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने की बात यहां पे करी जा रही है। और जो लोग गरीब नहीं है, ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, चलो अगर फुल दाम में नहीं, एटलीस्ट हाफ द प्राइस, तो अगर 40 रुपए प्रति किलो अगर मार्केट प्राइस है, तो एटलीस्ट 20 रुपए प्रति किलो पे वो ले लें चावल, इफ नॉट एट 40। बट उनको भी 3 रुपए का देना, ये तो थोड़ा अन्याय की बात है। द राइट अप्रोच इज टू डबल और इवन ट्रिपल द अमाउंट ऑन द एग्रीकल्चर R&D। तो सब्सिडी ज्यादा बढ़ाने से बेटर है कि हम एग्रीकल्चर के R&D में और ज्यादा इन्वेस्ट करें, उसमें हम और ज्यादा बजट ग्रांट करें, ताकि R&D जैसे बढ़ेगी उतना ही हमारा एग्रीकल्चर और डेवलप कर पाएगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की बात करें तो यहां पे कुछ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर की बात करें, लाइफ स्टॉक की बात करें, हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं ना, उसमें सिर्फ राइस और वीट के अलावा राइस और वीट के बियॉन्ड भी तो एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करता है। तो हॉर्टिकल्चर है, मेडिसिनल प्लांट्स है, लाइफ स्टॉक है, फिशरी है, एटसेट्रा। क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाइल इट इज ट्रू दैट द गवर्नमेंट हैज टू शेयर द बर्डन ऑफ इंश्योरिंग द पुअर एंड malnourished आर प्रॉपरली फेड, but the cost of feeding poor is unsustainable in the long run. Do you agree? Elaborate. तो दोस्तों ये थे आज के 4 एडिटोरियल। जाने से पहले दोस्तों मैं बार बार कहता रहता हूं, हमारे क्रैश कोर्सेज ऑपरेशनल है, शुरू हो चुके हैं, प्रीलिम्स बहुत पास में है। दोस्तों हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स शुरू करे हैं, कीपिंग इन माइंड कि आप अपनी करंट अफेयर्स की और अपने जीएस जो स्टैटिक सिलेबस की रिवीजन हमारे साथ कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करंट अफेयर्स की फ्रॉम जनवरी 2021 टू अप्रैल ऑफ 2022 आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में इसके मॉक टेस्ट भी आपको रहेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन क्रैश कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेके इस पे एनरोल कर सकते हैं बिफोर इट गेट्स टू लेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ। तो दोस्तों ये ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में बजट रिलेटेड आर्टिकल्स भी काफी आएंगे। हालांकि कल बजट आना है, लेकिन पोस्ट बजट एनालिसिस जो होगा वो डे आफ्टर टुमारो ही उसके एडिटोरियल्स में होगा। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।